हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडपल्स। मेरा नाम आशीष है और मैं करेंटली एम्स न्यू दिल्ली में एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ 2023 बैच से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे लास्ट 5 मंथ में बायोलॉजी में क्या अप्रोच रहनी चाहिए जिससे हम 320 प्लस के स्कोर को क्रॉस कर पाएँ। इवन अगर हम अभी 280, 250 या 200 से भी कम स्कोर कर रहे हैं, फिर भी अगर हम इन मेथड्स को फॉलो करेंगे तो आराम से 320 प्लस के स्कोर को क्रॉस कर सकते हैं। तो वो क्या क्या मेथड्स है वो चलिए आगे जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अभी जो करंट सिचुएशंस क्या क्या है, मतलब जितने भी लोग देख रहे होंगे वो 3 टाइप के होंगे। एक वो जिनके 20 से 40% सिलेबस अभी इनकम्प्लीट होंगे, मतलब 10 से 12 चैप्टर या 15 चैप्टर अभी इनकम्प्लीट होंगे। और दूसरे में वो लोग होंगे जिनका शायद ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होगा या फिर होने ही वाला होगा अगले एक महीने में। ठीक है, और तीसरे कैटेगरी में वो होंगे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, किसी वजह से शायद वो पढ़ नहीं पाए तो वो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो फिर बायोलॉजी को कैसे पढ़ें कि 320 प्लस अगले 5 महीने में स्कोर कर पाए। तो देखो, सबसे पहले सारे केसेस डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है 320 प्लस स्कोर करने के लिए। देखो, मेरा मानना है कि तुम्हारा अगर हर चैप्टर स्ट्रांग हो गया माइक्रो लेवल पे, ठीक है, तो हर चैप्टर से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर तुम्हारा चैप्टर स्ट्रांग है तो तुम आराम से 1-2 जो क्वेश्चन आएंगे वो कर लोगे। अब देखो, एक बात समझो, नीट में ना 320 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन ना डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। चाहे वो तुम नीट 2025 का भी पेपर उठा लो जिसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी से भी काफी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर तुम एनसीईआरटी को बहुत स्ट्रांग कर लेते हो तो तुम्हारे 320 प्लस आ जाएंगे। अब एनसीईआरटी को स्ट्रांग कैसे करते हैं, तो उसका सिर्फ एक मात्र तरीका है, वो है मल्टीपल रीडिंग और रिवीजन। एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रीड करो। अब देखो, मल्टीपल टाइम रीड करने से सिर्फ मार्क्स ही नहीं बढ़ते हैं, उसके और भी फायदे हैं जो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में तुम्हें इम्प्रूव फायदा देगा। अब देखो क्या है, अगर तुम एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रीड करते हो तो तुम्हारी रीडिंग स्किल इंप्रूव होती है। तुम क्या करते हो, जैसे ही तुम क्वेश्चन पेपर रीड करोगे ना तो तुम एक बार में क्वेश्चन पढ़ के समझ लोगे। बहुत लोगों के साथ ऐसा क्या होता है कि उन्हें क्वेश्चन को ही 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि वो एक बार में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता उन्हें, क्योंकि उनकी रीडिंग स्किल ही अच्छी नहीं है। इस वजह से उन्हें समय लग जाता है। तो एक जो जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी है, मतलब एनसीईआरटी बार बार पढ़ने की वजह से रीडिंग स्किल अच्छी हो गई है, तो उनका समय बच जाता है क्या, क्वेश्चन रीड करने में। दूसरा, जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आता है, जैसे सपोज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो तुम्हें अगर मान लो तुमने एनसीईआरटी उतनी नहीं पढ़ी है और किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है उसे स्टेटमेंट में प्रॉपर दिख जाएगा कि कौन से स्टेटमेंट एनसीईआरटी के हिसाब से गलत है, तो वो ज्यादा सोचेगा नहीं, वो एनसीईआरटी के हिसाब से जो स्टेटमेंट गलत है या सही है वो उसको टिक करके आ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी सही समय बचेगा। और तीसरा, कम समय में तुम एनसीईआरटी कर सकते हो और उससे जो है 320 प्लस भी स्कोर किया जा सकता है। समझे? तो एक तो समय बच रहा है, प्लस तुम्हारा जो है रिकॉल जो है तुरंत होता है। मतलब अगर एनसीईआरटी तुमने पढ़ रखा है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें तुरंत एनसीईआरटी से रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी को बार बार करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला केस है जिसमें लोगों के शायद 10 या 12 या 15 चैप्टर इनकम्प्लीट होंगे और 15 से 20 चैप्टर कंप्लीट होंगे। तो अभी उनके लिए क्या है कि अगले 2 महीने में या 3 महीने में उन्हें जो चैप्टर्स इनकम्प्लीट है उसको वैसे इस तरीके से करना है कि उन चैप्टर्स को ज्यादा रिवीजन की जरूरत ना पड़े, मतलब उनका रिवीजन भी साथ में कंप्लीट होता चले। जब सिलेबस कंप्लीट हो तो बस उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत हो। ठीक है, और जो ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर हैं उनको भी अगले 2-3 महीने में अगर वो रिवाइज कर लें, ताकि जब सिलेबस कंप्लीट हो तो बस 1 से 2 रीडिंग करे, रिवाइज करे, सारा चीज रिकॉल हो जाए। तो ये 2 चीजें हैं। तो देखो, अब इनकम्प्लीट चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है उसे समझो। इनकम्प्लीट चैप्टर्स को कंप्लीट करने का तरीका क्या है। अब देखो, तुम किसी ना किसी टीचर से पढ़ते हो, हो सकता है खुद से पढ़ते होगे। ठीक है, अगर मान लो टीचर से पढ़ते हो तो आई थिंक डेली एक लेक्चर बायोलॉजी का होता है, अल्टरनेट डेज पे आई थिंक एक दिन बॉटनी एक दिन जूलॉजी करके ऐसे चलता है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो लेक्चर जो अगर तुम देख रहे हो या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन में, तो तुम्हें लेक्चर को बहुत फोकस के साथ देखना है, कि ऐसे देखना है कि तुम्हें 60, 70, 80% चीजें क्लास में ही याद हो जाए। अगर वो तभी याद होता है जब तुम एकदम फोकस के साथ देखो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, जो भी क्लास में पढ़ाया गया उसे आके रिवाइज करो। तुमने रिवाइज कर लिया, फिर उसको क्या करो, एनसीईआरटी से जो भी 1-2 पेज एनसीईआरटी का है उसको रिवाइज करो। ठीक है, और ट्राई करो कि कंप्लीट रीडिंग एनसीईआरटी का कर दो। ठीक है, अब कंप्लीट रीडिंग क्यों एनसीईआरटी की जरूरी है वो समझो। क्योंकि देखो, अगर मान लो कोई चैप्टर है वो 8 लेक्चर में कंप्लीट किया जा रहा है, तुम एक दिन उसका लेक्चर देख के आए, रिवाइज किया, प्लस जितना एनसीईआरटी में वो भी रिवाइज कर लिया जो लेक्चर से रिलेटेड है,
प्लस अगर कंप्लीट रीडिंग करोगे ना तो जब तुम चौथे पांचवें लेक्चर तक पहुंचोगे तो तुम्हारा ऑलरेडी 4 से 5 कंप्लीट रीडिंग हो चुका होगा। अब 4 से 5 कंप्लीट रीडिंग हो जाने के बाद क्या है कि जैसे ही तुम 5th 6th 7th लेक्चर देखोगे ना तो उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें क्या होगा कि तुम्हें ऑलरेडी 50-60% चीजें आ रही होंगी, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाते हैं सारे टीचर्स। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना, तुम्हारा तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जो चीज तुम्हें समझ में नहीं आई उस पर तुम ज्यादा फोकस कर पाओगे और तुम्हें लेक्चर के साथ ही चीजें याद होती चलेंगी। और दूसरा फायदा क्या है कि मान लो 7 या 8 लेक्चर है तो तुम्हारी रीडिंग भी 7-8 हो जाएंगी। अब मल्टीपल रीडिंग से फायदा क्या है कि जितने भी फैक्ट्स या फिर पॉइंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। सपोज 1 या 2 रीडिंग करोगे तो 1 हफ्ते तक ये याद रहेगा, मुश्किल से 10 दिन तक मान लो मैक्सिमम याद रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम 7 8 9 10 बार एक्टिव रीडिंग करते हो तो फिर वो लंबे समय तक याद रहता है। मतलब कि 1 महीने भी बाद भी अगर तुम्हें एक बार रिवाइज कर लोगे ना तो सारी चीज रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो रीडिंग भी 2 तरीके से होती है, एक होता है पैसिव रीडिंग और एक्टिव रीडिंग। मतलब एक्टिव रीडिंग मतलब क्या, तुम हर लाइन से थोड़ा ट्राई कर रहे हो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या स्टेटमेंट बेसिस से क्वेश्चन हो सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो वो सोचते हुए जब पढ़ते हो ना हर लाइन से, ये लिखने नहीं है, मतलब उतना समय नहीं होता, लेकिन अगर हर लाइन से तुम क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ते हो ना तो उसे एक्टिव रीडिंग बोलते हैं। पहली बार जब तुम पढ़ोगे तो एक पैराग्राफ से 1 या 2 क्वेश्चन फ्रेम करोगे, लेकिन जैसे ही 7 8 9 टाइम्स जब तुम उस चैप्टर को पढ़ोगे तो तुम उस पैराग्राफ के ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को देख लोगे कि क्या क्या क्वेश्चन इन पैराग्राफ से आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए भी मल्टीपल टाइम रीडिंग करना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक पहला क्या हो गया कि जो चैप्टर चल रहे हैं ऑनगोइंग है, जो इनकम्प्लीट है उनको लेक्चर करना। ठीक है, लेक्चर को के नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद जितना लेक्चर में एनसीईआरटी रिलेटेड है वो तो पढ़ना ही पढ़ना, प्लस ट्राई करना कि कंप्लीट रीडिंग करना, कंप्लीट रीडिंग कर पाओ। अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो कम से कम उतना तो एनसीईआरटी से पढ़ लो जितना लेक्चर में हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये तुम्हारा हो गया ऑनगोइंग चैप्टर्स का। फिर जो कंप्लीटेड चैप्टर्स है उसको कैसे रिवाइज करना। अब देखो कंप्लीटेड चैप्टर में भी होंगे कैसे, एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हो सकते हैं या फिर वीक चैप्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, अगले 2-3 महीने में ना इन चैप्टर्स को भी रिवाइज करना है। तो क्या करना है, अल्टरनेट में करना है, एक वीक चैप्टर रिवाइज कर लो तो थोड़ा समय लगेगा उसको रिवाइज करने में, उसके बाद स्ट्रॉन्ग चैप्टर करो ताकि उसको वो जो है वो थोड़ा कम समय में हो जाएगा। और देखो अगर तुमने एनसीईआरटी ज्यादा बार रीड नहीं कर रखी है, मान लो तुमने 5 बार से भी कम रीड कर रखा है, तो ट्राई करो कि इस बार एनसीईआरटी जो है ना इस रिवीजन में 5 से 6 बार रीड कर लो। अब देखो क्या है, वीक चैप्टर जो है ना वो भी तुम्हारे मतलब ऐसे हो सकते हैं कि तुम खुद से पढ़ो तो वो समझ में आ जाए और स्ट्रांग हो जाए बार बार करने से, या फिर ये हो सकता है कि तुम्हें समझने में ही दिक्कत आ जाए। तो उन वीक चैप्टर्स में ना कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड वन शॉट का यूज कर सकते हो तुम। ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट सारी एनसीईआरटी के पॉइंट्स को अच्छे से समझा देते हैं टीचर्स। उसके बाद तुम क्या करो, एनसीईआरटी को डेली एक रीडिंग करते रहो। और जैसे सपोज तुम मंडे को कर रहे हो तो मंडे टू सैटरडे ट्राई करो डेली रीड करते हुए चलें। और प्लस जब 2-3 रीडिंग हो जाए उसके बाद क्या करो, उसके क्वेश्चंस करना भी स्टार्ट कर दो। तो ट्राई करो कि एक वीक में कम से कम 1 चैप्टर कर लो, वीक चैप्टर। फिर अगर तुम्हारा कोई स्ट्रॉन्ग चैप्टर है तो अगले वीक में ट्राई करो कि 2 स्ट्रॉन्ग चैप्टर कर लो। तो ऐसे क्या होगा ना कि लगभग तुम्हारे महीने में कम से कम तुम 6 चैप्टर रिवाइज कर लोगे। ठीक है, 6 चैप्टर अगर तुम रिवाइज कर लोगे तो अगले इस महीने में सपोज 6 चैप्टर, अगले महीने में 12 चैप्टर हो गया। प्लस जो तुम्हारा इनकम्प्लीट चैप्टर है वो भी कम से कम 7-8 चैप्टर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट तुम 20 चैप्टर जो है ना जनवरी एंड तक एकदम बढ़िया से कर लोगे। और देखो जो चैप्टर सपोज रिवाइज करते हुए चल रहे हो या फिर इनकम्प्लीट चैप्टर जो चैप्टर कंप्लीट होते हुए चल रहा है उसमें क्या करना है कि जब भी नेक्स्ट संडे आए उन चैप्टर्स को एक बार जरूर रिवाइज कर लेना है। हर संडे को या फिर हर दूसरे संडे को क्या करो, रिवाइज कर लो ताकि तुम इसे भूलो ना। अगर 3 महीने बाद रिवाइज करोगे तो बहुत सी चीजें दिमाग से चली जाएंगी, लेकिन जैसे ही 1-2 हफ्ते के अंदर उसे अगर एक बार देख लोगे तो अगले जब तक सिलेबस खत्म होगा तब तक तुम उसे बिल्कुल भूलोगे नहीं। और अगर सपोज तुम सिलेबस कंप्लीट होने तक अगर 20 चैप्टर भी बहुत अच्छे से कर लेते हो ना, जिनको मतलब तुम एक बार 1 घंटे में रिवाइज करके उसके सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो और 80-90% से ज्यादा क्वेश्चन सही भी हो जाए, तो बस बचेगा क्या, अगले 3 महीने में बस 10 चैप्टर को ही और स्ट्रॉन्ग करना रह जाएगा। तो वो 10 चैप्टर तो 1 महीने में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो बचे हुए 2 महीने में तुम क्या कर सकते हो, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे जो है और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा चैप्टर। अब देखो मटेरियल्स क्या क्या फॉलो करने हैं ये भी समझो। सबसे पहले तो अगर तुम चैप्टर कंप्लीट करते हो ना अच्छे रीडिंग के साथ तो तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू से तुम्हें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी के किस लाइन से आ रहा है। तुम पीवाईक्यू देखोगे और जब कोई पढ़ रहा होता है चैप्टर तो उसे दिखता है कि पीवाईक्यू तो बहुत आसान आ रहे हैं। ठीक है, और तुम अगर एनसीईआरटी भी पढ़ के पीवाईक्यूज देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 90% से ज्यादा तो एनसीईआरटी से ही आ रहा है पीवाईक्यूज। तो तुम एनसीईआरटी को और इंपॉर्टेंस दोगे। तो सबसे पहले वो पीवाईक्यूज करो। उसके बाद तुम्हारा कोई मॉड्यूल है या फिर कोई भी एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन बैंक है तो तुम उसको करो।
ठीक है, वो कर लेने के बाद क्या करना है तुम्हें, टेस्ट पेपर्स लगा लेने हैं। टेस्ट पेपर मतलब तुम चैप्टर वाइज भी टेस्ट लगा सकते हो, या फिर जब टेस्ट आएगा तब रिवाइज करके टेस्ट दे दो। सपोज अगर तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया तो उसके तुमने पीवाईक्यू मॉड्यूल कर लिए, तो अगर तुम्हारे पास पहले से कोई पेपर है तो उसको लगा के देख लो कि उसमें तुम्हारा कितना परफॉर्मेंस आ रहा है। ठीक है, अगर इतना करने के बाद तुम्हारे पास समय मिल रहा है तो क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए, तो तुम क्या कर सकते हो कि एसआरजी मटेरियल किसी कोचिंग का कर सकते हो। ये भी ऑप्शनल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि करना ही करना है, तुम्हारे समय के हिसाब से है। अगर तुम्हें समय मिल रहा है तब करो, और हो सकता है कि तुम जब चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो उस समय से पीवाईक्यूज और मॉड्यूल ही हो पाए, तो तुम रिवीजन में भी ये मटेरियल्स कर सकते हो, अच्छे मटेरियल्स, ताकि जो तुम सोच रहे हो ना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर कुछ चीजें आ गई तो तुम इसके जो मटेरियल्स होते हैं उसमें वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, तो तुम वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है कि सेकंड सिनेरियो क्या है। सेकंड सिनेरियो में ऐसा है जिनका ऑलमोस्ट मोर देन 90% या 100% सिलेबस डन है। अब देखो ये तो सेम स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते जो कि पहले वाले केस ने किया, तो इनके लिए क्या है कि इनके भी दो टाइप के चैप्टर्स होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स होंगे, कुछ वीक चैप्टर्स होंगे। तो इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है अगले 1-2 महीने में रिवीजन का, कि उन्हें डेली क्या करना है, एक चैप्टर को रिवाइज करना है, एक वीक चैप्टर उठाना है और एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर उठाना है। ठीक है, सपोज मैं मान के चलता हूं कि उनके 10 वीक चैप्टर्स हैं और 20 स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो क्या करना है ना उन्हें कि जो वीक चैप्टर्स हैं उन एक वीक चैप्टर को क्या करना है, अब ये वीक चैप्टर भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि वो जब एनसीईआरटी या फिर जो भी अपना मटेरियल वो खुद से रिवाइज करे तो सब चीज समझ में आ जाए, या फिर वो वीक चैप्टर में ऐसा है कि जब उन्हें किसी टीचर का हेल्प लेना पड़ सकता है। तो अगर मान लो उस वीक चैप्टर में उन्हें किसी टीचर से हेल्प लेना पड़ रहा है तो उन्हें क्या करना है कि वन शॉट का हेल्प ले सकते हैं। कैसे वन शॉट का, तो जो भी एनसीईआरटी बेस्ड यूट्यूब पे वन शॉट्स हैं उनको देखें एनसीईआरटी, उसके बाद एनसीईआरटी को अच्छे से करें। अब वीक चैप्टर्स की जो एनसीईआरटी है उनको कम से कम तुम ट्राई करो 5, 6, 7 टाइम्स रीड करने का, ताकि कम से कम एक वीक में एक चैप्टर तो स्ट्रांग हो जाए वीक चैप्टर। ठीक है, और बचा हुआ जो स्ट्रांग चैप्टर है अगर उसकी एनसीईआरटी कम बार तुमने पढ़ रखा है, सपोज तुमने 1, 2 या 3 बार ही पढ़ रखा है, तो उसे भी ट्राई करो कि कम से कम 4-5 बार तो इस बार रीड कर ले फर्स्ट रिवीजन में। ठीक है, 4-5 बार तो एक वीक चैप्टर ले चलोगे और एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर, तो आई थिंक 10 दिन में तुम कम से कम 3 या 4 चैप्टर तो आराम से कर लोगे। तो अब मान लो सपोज 1 या 2 महीने में तुम्हारा वीक चैप्टर खत्म हो गया, तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग चैप्टर भी ऑलमोस्ट डबल तो रिवाइज हो ही जाएगा, यानी 15-20। तो उसके बाद क्या करना है, जैसे ही ये वीक चैप्टर्स खत्म हो जाए तो डेली 2-2, 3-3 चैप्टर स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को तुम रिवाइज करते रहो। कैसे, एनसीईआरटी को फॉलो करो, ये एकदम राइट टाइम है कि तुम एनसीईआरटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, पहले 320 तो स्कोर करो, उसके बाद 360, 350 प्लस स्कोर करने के बारे में सोचना। मैंने खुद ने भी नीट 2023 में 355 मार्क्स स्कोर किए थे बायोलॉजी में। ठीक है, अगर मान लो ये हो जाए, सपोज एक वीक चैप्टर जो हो गया वो हो गया, सारे तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, सारे वीक चैप्टर सब तुम्हारे खत्म हो गए, तो उसके बाद क्या कर सकते हो, डेली 2 से 3 चैप्टर जो है रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ चैप्टर जो होंगे तुम्हें हो सकता है 1 या 2 रीडिंग की जरूरत हो, जो बहुत स्ट्रांग होंगे। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनको शायद तुम्हें उनके फैक्ट्स याद करने में और ज्यादा रीडिंग की जरूरत पड़े। देखो याद कैसे होता है ये समझो, तुम्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसी जाती है, वो है मल्टीपल रीडिंग से। तुम सोचोगे कि आज बैठ के मैं रट रहा हूँ फिर अगले 1 महीने तक वो दिमाग में रहेगा, ऐसा नहीं है। तुम रटने की कोशिश से मत करो, तुम बोलो कि मैं इसको 4-5 बार करूंगा, हर बार अच्छे तरीके से करूंगा, तो वो अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी मटेरियल्स क्या फॉलो करना है, तो अभी जब रिवाइज कर रहे हो तो पीवाईक्यूज फॉलो कर लो, फिर मॉड्यूल या जो भी तुमने अभी तक क्वेश्चन बैंक किया है उसमें एक तो या तो तुम कंप्लीट मॉड्यूल या एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारा मान लो अच्छा है, तुमने अच्छे से किया है पहली बार में, तो तुम उनके मार्क क्वेश्चंस भी कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, टेस्ट पेपर एंड जो एसआरजी मटेरियल्स है कोचिंग्स के वो तुम्हें मिल जाएंगे, तुम उसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद तुम्हें सिर्फ टेस्ट पेपर लगाने, क्यों, क्योंकि टेस्ट पेपर से तुम अपने मिस्टेक्स देख सकते हो, सिली मिस्टेक किस टाइप के तुम्हारे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, और प्लस हर टेस्ट पेपर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो पूछते ही हैं, 5-6 या 5-10 क्वेश्चन, तो उससे तुम हर टेस्ट से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी जानते जाओगे जो कि नीट के लिए रिलेटेड होगा। ठीक है, अब देखो नीट में क्या है ना, कुछ चीजें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पूछी जाती है, लेकिन जो पहला जो ऑलमोस्ट 320 प्लस नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी से ही होता है। तो सबसे पहले तो हमें वो 320 नंबर को पैक कर लेना है अच्छे से, सारे एनसीईआरटी को कंप्लीट करके। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मान लो नीट में आ गया, तो उस एक्स्ट्रा को करने के लिए क्या करना है
तो सबसे पहले जो चीज़ें टीचर भी 10-20% एक्स्ट्रा कराते ही कराते हैं, तो तुम्हें एनसीईआरटी के बाहर पहले वो जो टीचर ने कराया है 10-20% एक्स्ट्रा, उसको पहले अच्छे से करना है, ठीक है। आई थिंक वो भी 10-20 नंबर इंप्रूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम इतना कर ले रहे हो अपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से, टीचर ने जो एक्स्ट्रा कराया वो तुमने बहुत अच्छे से कर लिया, उसके बाद ही कुछ और एक्स्ट्रा करो। मॉड्यूल देखना है मॉड्यूल देखो, वो भी टाइम मिले तब, अदरवाइज पहले इतना कर लो, फिर उसके बाद कुछ और सोचना, ठीक है। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें के लिए क्या करनी है और कब करनी है वो तुम्हें मैंने बता दिया। अब देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी वजह से, हो सकता है तबीयत खराब हो सकता है कुछ और इशू हो, फैमिली इशूज हो, जिस वजह से शायद उनकी प्रिपरेशन रुक गई हो और वो शायद अभी करना स्टार्ट किए हो, तो वो फिर बायोलॉजी में कैसे 320+ स्कोर कर सकते हैं। अब देखो वो भी कर सकते हैं, इतना 5 मंथ इनफ टाइम है कि तुम बायोलॉजी के एक ही चैप्टर को 10-10 12-12 बार एनसीईआरटी को कर सको, और इतना कर लेने से 300+ तो आराम से स्कोर किया जा सकता है। अब देखो कुछ लोग होंगे मतलब ड्रॉपर होंगे, कुछ फ्रेशर्स भी होंगे, तो हो सकता है ना कि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो एकदम ही पहली बार पढ़ रहे हो, या फिर पहले से 1-2 बार कम से कम एक टीचर से एक आइडिया ले रखा है चैप्टर के बारे में कि क्या होता है, कम से कम टर्म्स तो पता ही है कि उस चैप्टर में कौन कौन से टर्म्स है, टर्म्स देख के ही नया ना लगे, ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए टर्म्स भी नए होते हैं। तो अगर तुम पहले केस में हो, मतलब कि जो पहले से कम 1 या 2 बार तुमने पढ़ रखा है, तुम्हारे लिए टर्म्स नया नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो ना, अगर डेली तुम 5-6 घंटे बायो को दो तो आराम से 300+, 320+ जो है तुम ये बायो में ही स्कोर कर लोगे। अब तुम कैसे कर सकते हो, अगर तुमने देखो ये फर्स्ट केस उनके लिए है जिन्होंने कम से कम कि एक या 2 बार किसी टीचर से, भले ही उन्होंने एनसीईआरटी उतनी बार रीड ना की हो लेकिन पढ़ रखा है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखो अब देखो क्या करना है ना तुम्हें, कि तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड वन शॉट का इस्तेमाल करना है। वन शॉट्स जैसे बॉटनी में बहुत सारे अच्छे टीचर्स के वन शॉट मिल जाएंगे, जैसे तरुण सर हैं, और भी टीचर्स हैं बॉटनी के लिए। सिमिलरली जूलॉजी में भी अच्छे तुम्हें वन शॉट्स मिल जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के वन शॉट ना 5-6 घंटे से कम के ही होते हैं। जैसे बॉटनी में जेनेटिक्स होगा जिसके तुम्हें शायद 8-9 घंटे के वन शॉट मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के वन शॉट जो है ना तुम्हें 5-6 घंटे का ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो तुम्हें क्या करना है ना, क्या करना है वो मेथड समझो, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि एक वन शॉट लेना है। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो वन शॉट है वो 5 या 6 घंटे का है, ठीक है। तो ये क्योंकि तुम ऑलमोस्ट पहली बार ही पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें जो है वन शॉट वन गो में नहीं देखना, उसका भी एक तरीका है। तुम्हें क्या करना है, डेली बस 1 घंटा वन शॉट देखना है, ठीक है। और उसको भी तुम तरीके से देख सकते हो, लाइक अपने हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से एडजस्ट करके तुम 1 घंटा ही देखो। उसमें जो जो पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स के थ्रू ही, मतलब उसमें स्किप करके, अगर पीडीएफ नोट्स मिल जा रहे हैं तो उससे रिवाइज कर लो। उसके बाद तुम नोट्स मत बनाओ, वन शॉट देखो तो नोट्स मत बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करो, तुम एनसीईआरटी को भी उतना पढ़ो जितना तुम्हें पढ़ाया गया वन शॉट में 1 घंटे में। फिर देखो कि उस एनसीईआरटी में जो चीजें हैं उससे क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें सर ने बताई है, या फिर रिलेटेड बातें कौन कौन सी बताई है। तो तुम्हें जो एनसीईआरटी में बातें बताई हैं सर ने, उसको एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर लो, और जो थोड़ा सा रिलेटेड बातें बताई हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है उसको एनसीईआरटी के साइड में ही लिख के रख लो, ठीक है। और उसके बाद जितना पढ़ाया 1 घंटे में, वो सपोज 2 पेज पढ़ाया तो तुमने 2 पेज तो करना ही करना है। उसके बाद तुम कंप्लीट रीडिंग भी कर लो, ठीक है। अगर सपोज 1 से 1.5 घंटा एक दिन में करते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि एक वीक में 3 से 4 दिन में तुम्हारा वो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। हम लेक्चर तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया, प्लस 4 रीडिंग भी हो गया। सपोज मंडे को तुमने स्टार्ट किया, थर्सडे तक जो है तुम्हारा ये लेक्चर जो है वो खत्म हो गया, एक 1.5 घंटा करके वो वन शॉट वाला लेक्चर खत्म हो गया। तो तुम्हारा एक बेसिक आइडिया जो है वो अच्छा से हो गया, मतलब एनसीईआरटी तो तुम्हारा, एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट तो तुम्हें समझ में आ गया। अब सेकंड फेज क्या है, तुम्हें उसे लंबे समय तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसे इंक्लूड करना है। तो वो कैसे करोगे, तो बाकी जो 2-3 दिन बचे हैं ना वीक में, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो उसमें ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारा लेक्चर तो खत्म हो गया, तो तुम 2-2 रीडिंग कर दो। मतलब सुबह शाम 1-1 रीडिंग करोगे तो क्या होगा कि जब पूरे वीक में ऑलमोस्ट तुम 8 से 9 बार तो उस चैप्टर को पढ़ लोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, कोई भी पीवाईक्यूज और एक एनसीईआरटी रिलेटेड बुक, चाहे वो मॉड्यूल या कुछ भी, वो कर लो। बस इतना कर लो, पूरे वीक में 1 चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा बॉटनी का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगले जो संडे आएंगे या फिर अल्टरनेट उसके बाद वाले जो संडे आएंगे उसमें बस एक बार तुम्हें रिवाइज करते रहना है। हर संडे को या हर 2 संडे, दूसरे संडे पे इस चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना है। ये एक चैप्टर तुम्हें बॉटनी का करना है। इसको करने में अगर तुम 1 से 1.5 घंटा का वन शॉट देखोगे प्लस एनसीईआरटी रीडिंग करोगे तो 2 से 3 घंटा आराम से लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली तुम्हें एक चैप्टर जूलॉजी की भी उठानी है, ठीक है।
जूलॉजी में भी क्या करना है तुम्हें, जो वन शॉट है सिमिलर काम करना है तुम्हें, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। तो तुम्हारे ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे में हर वीक में 2-2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। डेली 5-6 घंटे लगेंगे, और पूरे वीक में अगर तुम अच्छे से करोगे तो 2 चैप्टर तो एक वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 3 महीने से 3.5 महीने में ना तुम्हारा हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। और अगर तुम संडे टू संडे बीच बीच में रिवाइज करते रहे ना, तो ये क्या होगा कि तुम्हें बाद में ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 2 बार। अब देखो पहला वीक में सपोज तुमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, सेकंड वीक में नेक्स्ट 2 चैप्टर कंप्लीट किया, तो एक और काम क्या कर सकते हो कि थर्ड वीक से ना डेली 2 चैप्टर तो वो तो कर ही रहे हो, लेकिन तीसरा चैप्टर को रिवीजन में डाल सकते हो। मतलब तुम्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालना होगा बायो के लिए, और उसमें आधा घंटा या 1 घंटा तो तुम अगर थोड़ा थोड़ा भी एनसीईआरटी रिवाइज करते रहोगे ना, तो वो चैप्टर तुम्हें याद रहेंगे। देखो अब मैंने लास्ट 5 मंथ की स्ट्रैटेजी तो क्लियर कर दी, अप्रोच तो क्लियर कर दी कि कैसा तुम अप्रोच रखोगे। तो इवन अगर तुम 200 या 200-250 से भी कम स्कोर कर रहे हो तो 320 प्लस स्कोर कर सकते हो। लेकिन एक और अनाउंसमेंट है जो मैं इस चैनल पे करने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं जब बोलता हूँ ना बहुत बार एनसीईआरटी क्यों पढ़ना और एक्टिव रीडिंग करना, एक्टिव रीडिंग में क्या होता है कि हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करना होता है, ठीक है। तो उसमें पहली बार पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो पाएंगे, दूसरी बार में कुछ और, तीसरी बार में कुछ और। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रेमिंग सीरीज। अब इसमें क्या है, इसमें मैं क्या करूंगा, अब देखो मैंने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ रखा है और मैंने 1-2 बार पढ़ाया भी है उन चैप्टर्स को। तो क्या है कि मुझे पता है कि हर लाइन से ऑलमोस्ट क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, हर लाइन से कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, कौन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो मैं तुम्हें ऐसे कई लाइन दिखाऊंगा जिससे तुमने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इससे एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, ठीक है। और वो सारे लाइन, ऑल हिडन लाइन जो एनसीईआरटी की है वो मैं कराऊंगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अभी बस अगर 10 मिनट तुम रुको तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। जैसे ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मैं ये सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो इसमें मैं देखो पहला पेज है, मैं पहले पेज से कितने सारे क्वेश्चन तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। जैसे पहला लाइन क्या है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। तो इस लाइन से कोई क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, तो देखो इस लाइन से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ड्यूरिंग द स्टार्ट या डॉन ऑफ सिविलाइजेशन द क्लासिफिकेशन वाज मोर बेस्ड ऑन, या फिर बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए दे देगा साइंटिफिक बेसिस, ऑप्शन बी देगा ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तो तुम क्या मारोगे, अगर किसी ने एनसीईआरटी में ये सोचा होगा कि हाँ इस लाइन में इसने बोला है कि यूज के बेसिस पे स्टार्टिंग में क्लासिफाई किए थे हमने प्लांट को, तो वो यूज मारेगा। सेकंड लाइन देखो क्या है, एरिस्टोटल जो है वो पहला अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर तुम इसका समरी पढ़ोगे इस चैप्टर का, तो उसमें दिया कि एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्वेश्चन आएगा हु वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट अ साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल, ठीक है। और उसके अगले वाले लाइन देखो, ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्रीज, हर्ब एंड सब। इससे 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है, एरिस्टोटल यूज कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट। गलत, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उन्होंने यूज किए थे, ठीक है। और प्लस दूसरा लाइन में क्या कर सकता है, ही यूज्ड, एरिस्टोटल यूज कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, हर्ब और श्रब। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। एक और क्वेश्चन ये बन सकता है, एरिस्टोटल यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ग्रास, हर्ब्स एंड श्रब्स। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रास, हर्ब्स एंड श्रब्स नहीं, ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स में किया था। फिर एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, तो 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स, 1 और 2। कौन कौन से ऑन द बेसिस ऑफ किसमें, तो रेड ब्लड है या नहीं है। उसके बाद हु गिव द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो लिनियस ने दिया था, ठीक है। व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनियस, तो क्या कहते हैं। तो इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट दे देगा। फिर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। ये जो थे वो ड्रॉबैक्स थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के। और चौथा कुछ अलग सा स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। एक और इसके बाद वाला लाइन जो शायद सबने मिस कर दिया होगा, वो देखो, ये वाले लाइन से एआर क्वेश्चन बन सकता है। क्या एआर क्वेश्चन बन सकता है, असर्शन और रीजन में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन and was easy to understand but a large number of organisms did not fall into either category। अब इस लाइन से क्या एआर क्वेश्चन बन सकता है,
मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इजीली डन बट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। ये असर्शन मैं डाल दूंगा, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन बट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, और रीजन में डाल दूंगा अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। तो बहुत से लोग होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्होंने इस लाइन पे ध्यान नहीं दिया। इवन मैंने अपने एम्स के भी कुछ लोगों से पूछा ये क्वेश्चन, तो वो लोग भी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे लाइंस भी हैं जिससे क्वेश्चन, अगर हम सोचेंगे कि इस लाइन से कोई क्या ही क्वेश्चन पूछ सकता है, बट एक बार जब आ जाएगा तो फिर सब सोचने लगे कि नहीं इससे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। सो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में मैं ऑलमोस्ट हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करके तुम्हें दिखाऊंगा कि हर लाइन ही ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि उसके जब एक बार तुम मेरा लेक्चर देख लोगे तुम्हें हर लाइन का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। तो उसके बाद तुम 5-6 रीडिंग करोगे ना, तो एकदम हर लाइन पे फोकस करके करोगे तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। और इसके साथ ही मैं तुम्हें पीवाईक्यूज भी दिखाते हुए चलूंगा कि अच्छा इस पेज से क्या पीवाईक्यूज पूछा गया था। ठीक है, तो तुम देखोगे कि मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ द जो नीट के क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के लाइन से ही आते हैं। ठीक है, और एक अगर तुम ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि मेरे पढ़ाने से पहले, मेरे लेक्चर देखने से पहले कम से कम 1 से 2 बार तुम एनसीईआरटी खुद से करके रखना। क्यों? ताकि अगर तुम पहले से खुद से करके रखोगे तब तुम मेरे जो लेक्चर थे उसको तुम स्पीड में इस्तेमाल कर पाओगे, कि थोड़ा स्पीड करके देख पाओगे कि अच्छा क्या क्वेश्चन बन रहा है क्या क्वेश्चन नहीं बन रहा है। उसके बाद फिर तुम एनसीईआरटी करोगे तो तुम्हारा एनसीईआरटी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तब थैंक यू एंड जय हिंद जय भारत।